सर्विस भैया स्टार्टिंग में तो काफी अच्छी थी। कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है सर्विस में डाउट हो रहा है मुझे इसके। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर दिल्ली एनसीआर वाले के साथ ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो बाहर क्या ही करेंगे। हेड और इंजन रह जाता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत ही प्यारा है। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा कि जब चाहे इस गाड़ी से पावर निकाल लो और जब चाहे गाड़ी से एवरेज निकाल लो। कुछ नहीं, बहुत नेगेटिव है इसमें। पॉजिटिव सिर्फ वही दो हैं स्टार्टिंग में, पावर और सस्पेंशन। बाकी गाड़ी में सब नेगेटिव है। हॉर्स कटिंग तो बहुत ज्यादा करी है और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ भी करी है। हैंडल देखो। दोस्तों, अगर आपका बजट भी 8 लाख रुपए के आसपास है और इस बजट के अंदर आप सिट्रोन C3 परचेस करने के प्लान में हैं और कंफ्यूज इस बात से हैं कि नया ब्रांड है, किस तरीके की सर्विस ऑफर करेगा, फ्यूचर में इसका क्या रहने वाला है, साथ साथ माइलेज क्या देती है गाड़ी, इस तरीके के काफी सारे सवाल जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सीधा ओनर से बात करेंगे। हमारे साथ आज की इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तुषार जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। तो सबसे पहले बताइए, गाड़ी आपने कब परचेस करी है? गाड़ी को लिए हुए भाई मेरे को हो गए 2 महीने। और अभी तक आपने इस कार को कितना रन कर दिया है? अप्रॉक्स 2600 2600 के आसपास। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, गाड़ी आपको ओनर कितने की पड़ी? पूरी 8 लाख की पड़ी थी। 8 लाख कैश में। तो आपने इसको परचेस करते टाइम कोई गाड़ी और देखी थी या फिर सिर्फ डायरेक्ट इसको फाइनलाइज किया? गाड़ियाँ भाई मैंने बहुत देखी थी और स्टार्टिंग तो मैंने एसयूवी कार, अच्छी बड़ी गाड़ियों से स्टार्टिंग करी थी मैंने देखने की। मतलब जैसे और सब गाड़ियाँ लेते हैं वही मेरा प्लान था कि आधा मैं कैश दूंगा, आधा मैं लोन लूँगा। तो उस हिसाब से मैं गाड़ियाँ पहले प्लान कर रहा था। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे लोन नहीं लेना है, फिर कैश पे गाड़ी लेनी थी। तो 8 लाख रुपए उस टाइम कैश थे, तो उस टाइम फिर मैंने 8 लाख की बजट में ढूंढनी शुरू करी गाड़ियाँ। तो लास्ट जो मेरे लिस्ट में थी वो ग्लेंजा थी और पंच थी। तो ग्लेंजा में इसलिए ले रहा था क्योंकि उसमें एक रिफाइनमेंट थी, एक ड्राइविंग प्लेजर था उस गाड़ी में। काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही थी मेरे को वो। लेकिन उसमें वही थी कि आफ्टर i10 में उसमें शिफ्ट कर रहा था और उससे पहले सेंट्रो थी। मैं तो दोनों ही हैचबैक ही यूज़ करी थी मैंने। तो बलिनो भी एक तरीके से वो हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक है, पर हैचबैक ही थी वो गाड़ी एक तरीके से। तो अब थोड़ा अपग्रेड भी चाहता था, फिर मैं पंच की तरफ गया। पंच में मुझे थोड़ी पावर लैग लगी स्टार्टिंग में। जब गाड़ी मतलब पिकअप जो है गाड़ी का, थोड़ा मुझे वाइब्रेशन फील हुई गाड़ी में कि यार थोड़ी सी जिस हिसाब से बॉडी का वेट है, मतलब गाड़ी का जो वेट है ना, उसमें बॉडी वेट जो है काफ़ी हैवी गाड़ी, उस हिसाब से इंजन में मुझे पावर नहीं दिखी कि मतलब गाड़ी को उठा नहीं पा रहा था वो इंजन। और आफ्टर 70-80 के बाद वो पावर अपनी खो रही थी एक तरीके से। तो फिर मैं लास्ट में मतलब फीचर्स अगर देखा जाए तो फीचर्स तो इससे लाख गुना ज़्यादा थे उसमें। तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि आपने बताया मेरे से आपको पावरफुल इंजन चाहिए था। हाँ, पावरफुल इंजन और एक राइड क्वालिटी चाहिए थी। ये 2 रिक्वायरमेंट आपकी थी जो कि आपको पंच में नहीं मिली। हाँ, पंच में नहीं मिली। सर्विस वगैरह के बारे में सबसे पहले बताइए, कुछ हुआ अभी तक? सर्विस भैया स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी थी। मतलब जैसे अगर शोरूम की अगर बात करूं कि जब तक मैंने गाड़ी ली नहीं थी काफ़ी अच्छी सर्विस थी। उन्होंने मेरा एक ग्रुप भी बनाया था जिसमें मेरे को ऐड किया था। उसमें अपर हायरार्की से लेके नीचे हायरार्की तक सब लोग उसमें ऐड थे कि जो भी मैं कुछ अपना क्वेश्चन पुट अप करूँगा तो उसको मैं आंसर देने के लिए। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं फेस कर रहा हूँ। मैंने उनको एक वो भेजा था कि मेरी गाड़ी इतनी चल चुकी है, अप्रॉक्स उस टाइम 2000 चली थी गाड़ी मेरी, कि इतनी गाड़ी चल चुकी है। अब सर्विस के लिए मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने फ़ोन की, उनके पास फ़ोन मेरे पास उस दिन शायद नेक्स्ट डे फ़ोन भी आया था। पर फिर मैंने ना इसमें अगर आपको दिखाऊंगा, इसमें मीटर में एक साइन आ रहा है, तो शायद सर्विस का साइन आ रहा है, एक चाबी सी बनी आ रही है। तो उन्होंने बोला कि वो चीज़ आपको हटाने के लिए शोरूम पे आपको आना पड़ेगा सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। और ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी डिलीवरी के टाइम पे कि भाई आज गाड़ी लेके जा रहा हूँ, नारायण से गाड़ी ली थी मैंने ये, कि इसके बाद मुझे कभी शोरूम ना आना पड़े क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। तो उन्होंने बोला नहीं सर, आपको नहीं आना पड़ेगा। सर्विस के लिए इन्होंने आप मुझे बोला है कि सर्विस आपकी वो जो एक सर्विस देते हैं, सर्विस ऑन व्हील्स, तो उसमें इन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी की सर्विस तो घर पे हो जाएगी, पर वो साइन हटाने के लिए आपको शोरूम आना पड़ेगा। फिर मेरी सर्विस घर पे कैसे हो जाएगी? मतलब 2-3 बार मैंने फ़ोन किया था इस चीज़ के लिए, मैं फ़ोन कर रहा हूँ बार बार कि सर्विस के लिए। तो अभी तक 2600 गाड़ी चल चुकी है, उसके बाद से गाड़ी की सर्विस नहीं हो पाई है इसी चीज़ के लिए। वो ये कह रहे हैं कि मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये ट्रक भेज देंगे पूरा सामान के साथ, पर एक बंदा लैपटॉप के साथ घर नहीं भेज पा रहे उस ट्रक में। तो मैंने बोल दिया मेरा साइन मत हटाओ, आप मेरी गाड़ी की सर्विस कर दो, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं अभी तक ये। और ये इन्होंने मुझे फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया था कि आपका हम फ्री पिक एंड ड्रॉप करवा देंगे। आप मुझे ये बताओ, फ्री पिक एंड ड्रॉप तो करवा दोगे घर पे मेरा, पर वो नारायणा में 1000-2000 का तेल लग जाएगा, फिर मेरी फ्री सर्विस कैसी हुई? इस वाले ब्रांड पे जब आप गए हो तो कुछ डर नहीं लगा आपको? क्या नया ब्रांड है कि इसको चूज करना? कहीं बिल्कुल डर नहीं था। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ इंडिया में पुरानी है, बाहर तो 100-102 साल इंडिया में नहीं है, बाहर पुरानी है। हाँ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है सर्विस में प्रॉब्लम ना आए क्योंकि जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि ना मैंने कल की बात है, मैंने ये नोटिस किया, मैंने ग्रुप पे दोबारा रिमाइंडर डाला था इनके कि ऐसे मेरी सर्विस का मैं आपको 2 बार कॉन्टैक्ट कर चुका हूँ, मेरी गाड़ी की सर्विस करवा दो। क्योंकि अब मैं प्लान कर रहा हूँ इसे लेके जाने का, कहीं पे हिल स्टेशन वगैरह लेके जाऊँगा, तो सोच रहा हूँ उससे पहले फर्स्ट सर्विस एटलीस्ट हो जानी चाहिए। तो मैंने कल इनको मैसेज डाला
सॉरी परसों डाला, तो कल इनका फ़ोन आया। और फ़ोन भी कैसा आया, इनकी जो ग्रुप में कोई मैडम है, उनका मेरे पे इतना छोटा मिस कॉल आया कि मेरे फ़ोन हाथ में था और मैं उसको पिक नहीं कर पाया। उसके बाद मतलब हैंड टू हैंड, मतलब जैसे ही उनका कॉल कट हुआ, मैंने कॉल बैक किया, तो आप क्या उम्मीद करते हो फ़ोन हाथ में ही होगा उनके? बिल्कुल। उन्होंने मेरी फ़ोन नहीं उठाया, बहुत देर रिंग गई है, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, क्योंकि उनको पता होगा कि यही चीज़ ये पूछेगा कि वो साइन हटाने वाली बात है, तो उन्होंने वो फ़ोन पिक नहीं किया और वहाँ पे बता दिया कि मैंने कॉल किया, कस्टमर ने पिक यहाँ नहीं पे किया। तो मतलब इसका ये मतलब निकलता है कि अभी स्टार्टिंग जो है आपकी शुरुआत जो है अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, अच्छी तो थी, अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है सर्विस में डाउट हो रहा है मुझे इसके। तो सर्विस तो और यार मेन मैंने चीज़ फिर ही आती है इनके क्योंकि जिनसे मैंने गाड़ी ली थी उनको भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप चिंता मत करो, मतलब बंदे इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं और तमीज़ से, मतलब ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, पर सॉल्यूशन नहीं देते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद उनके भी हाथ में नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो भी। तो मतलब उन्होंने कि मुझसे अभी तो बोला, आप तो ये रिमोट सिटी में मतलब दिल्ली एनसीआर के अंदर आ रहे हो, तो हाँ, आपको थोड़ा मतलब सा उस भी हिसाब से दिक्कत मुझे करनी लग पड़ रहा है रही कि है। अगर दिल्ली एनसीआर वाले के साथ ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो बाहर क्या ही करेंगे ये। पहले बात करते हैं कुछ खासियतों की, क्या लगी अब तक आपको इस गाड़ी के साथ? पावर। पावर। मैंने जिस चीज़ के लिए गाड़ी ली थी, मतलब मुझे कोई, अभी सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर्विस से, क्योंकि मेरे साथ गाड़ी जो 8-10 साल में गाड़ी रखता हूँ, मैंने i10 8.5 साल चलाई है, तो मेरे पास जो चीज़ें रह जाती हैं, फीचर, सर्विस और वो बंदे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब साइड हो जाती हैं। जो चीज़ मेरे साथ रह जाती है वो गाड़ी की कंफर्ट राइड और इंजन रह जाता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत ही प्यारा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं और देगा। कहीं इसमें हैंडलिंग वगैरह की बात करते हैं, अगर आप सिटी वगैरह में चलाते हो किस तरह की गाड़ी चलती है? बहुत ही अच्छी चलती है गाड़ी में, कंफर्ट, मतलब ड्राइविंग जो इसकी है बहुत ही अच्छी है, और जो इसका पावर है, वो दोनों चीज़ें की वजह से गाड़ी ली थी, जैसे मैंने बताया अभी, और मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो अभी तक आपने कितनी माइलेज निकाली है? सिटी में ज़्यादा चलाते हैं या फिर आप हाईवेज पे? हाँ, माइलेज का भी इसमें मतलब ये है कि मुझे इसकी गाड़ी की ये बात अच्छी लगती है कि जब चाहे इस गाड़ी से पावर निकाल लो और जब चाहे गाड़ी से एवरेज निकाल लो, दोनों ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन है इसमें। क्योंकि मैंने अभी ना अपने चैनल पे भी इसकी वीडियो अपलोड करी थी इसकी माइलेज से रिलेटेड, तो उस टाइम 12 से 13 इसकी एवरेज मैंने दिखाई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने वो वीडियो बनाने में जल्दी कर दी थी, क्योंकि उस टाइम नई नई गाड़ी थी, मैं इससे पावर निकाल रहा था। अब मैं कुछ टाइम से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, आप मानोगे नहीं, ये 17-18 आराम से दे रही है। कहाँ पे, सिटी में या हाईवे? सिटी में। सिटी के अंदर। सिटी में 17-18 आराम से एवरेज दे रही है, मतलब अगर मैं, मतलब ये तब बात कर रहा हूँ अगर मैं इसको बहुत लाइट फुट चलाता हूँ। अपना रूट क्या रहता है जनरली? मैं जाता हूँ नोएडा से दिल्ली, बदरपुर साइड जाता हूँ, जहाँ पे कालिंदी कुंज और जो बीच में बहुत एरिया गंदा है, वाला जाम मिलता है बीच में। बहुत जाम मिलता है, उस टाइम ये एवरेज दे रही है। और हाईवेज पे कभी जाने का मौका मिला हो? हाँ, बस जैसे स्टार्टिंग में गया था उस टाइम इसने 12 की एवरेज दी थी, क्योंकि उस टाइम मैं भगा रहा था इसे। आप उस टाइम इसका इस्तेमाल हाँ, कर रहे थे? नई अच्छे कार वाला। थी, मैं टेस्ट कर रहा था कि भाई है पावर नहीं है। बाकी सर, जैसे कि आजकल सब लोग जा रहे हैं सेफ्टी की तरफ, हाँ, हर कोई मतलब जैसे टाटा को ढूंढ रहा है सेफ्टी के लिए, पंच भी सेफ्टी के लिए बिक रही है इसी कंपटीशन में, तो इसमें सेफ्टी के रिगार्डिंग पूछना चाहूंगा, कैसे लगती है आपको, सेफ्टी है गाड़ी के अंदर? सेफ्टी के लिए ही मैं ग्लेंजा से पंच पे गया था, पर मुझे टाटा में ऐसा एहसास हुआ कि ये गाड़ी सिर्फ सेफ्टी, मतलब एक बॉक्स में थोड़ी बैठना है आपको, मजबूत बॉक्स में, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना भी है, तो उसके लिए मैंने उसको रिजेक्ट किया था पंच को, कि मतलब पावर की वजह से। तो सेफ्टी वाइज मुझे नहीं लगता पंच जितनी अच्छी होगी, पर मैंने इसके जैसे बॉडी वेट्स का, डोर्स वगैरह का जो वेट मैंने फील किया है, अच्छी खासी है। नेगेटिव की कुछ बात कर लेते हैं, इस गाड़ी के अंदर आपको कुछ मिले हैं अभी तक? कुछ नहीं, बहुत नेगेटिव है इसमें, पॉजिटिव सिर्फ वही दो हैं स्टार्टिंग में, पावर और सस्पेंशन, बाकी गाड़ी में सब नेगेटिव है। जिस चीज़ के लिए आपने लिए वो दो पॉजिटिव, बाकी सब हाँ। नेगेटिव है, जैसे कि क्या क्या नेगेटिव है इस मतलब गाड़ी अगर के कोई इस गाड़ी को तब लेता है कि उसको फीचर्स से प्यार है, तो वो इस गाड़ी वो उस बंदे को ये गाड़ी पसंद नहीं आएगी। मतलब अगर आप बेसिक फीचर्स की बात करो, जो मुझे लगता है गाड़ी के फीचर्स नहीं है, अंदर? वो फीचर्स नहीं है, वो एसेंशियल्स हैं गाड़ी के, जैसे जो बीच का मिरर होता है वो डे नाइट वाले ऑप्शन ही नहीं है इसमें, नॉर्मल दिया हुआ है। मतलब मेरी 1998 सेंट्रो थी मेरे पे, उसमें भी डे नाइट था, तो इस टाइम मतलब मेरे को नहीं लगता ये 80-100 रुपये की से ज़्यादा की चीज़ नहीं है, इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात में बहुत प्रॉब्लम करती है मुझे ये चीज़। ये अपना कौन सा वाला वेरिएंट है, वैसे टॉप मॉडल लिया हुआ है आपने? ये है नेचुरली एस्पेक्टेड इंजन का टॉप मॉडल, मतलब दो ही वेरिएंट आते हैं इसमें, लिव और फील। तो कि अगर टॉप मॉडल के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको दो फेंडर पे लाइट्स मिलती हैं, जिससे आजकल लोग यही सोचते हैं कि ये टॉप मॉडल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। दूसरा, ये फोल्डेबल नहीं है, इसके मिरर एडजस्टेबल भी नहीं है, मेरे हिसाब से फोल्डेबल ना देते, एटलीस्ट एडजस्टेबल दे देते इसे। तो और यहाँ जो पे अगर आप आप इस देखो। नॉब की देखोगे तो ये नॉब जो है इसकी ऑल्टो से भी पतली है, क्वालिटी जो है इसकी। तो मतलब कॉस्ट कटिंग दबा के करी हुई है गाड़ी के कॉस्ट अंदर। कटिंग तो बहुत ज़्यादा करी है, और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ भी करी है। हैंडल देखो इसके, ये जो मेरी पुरानी वाली कार थी i10, उससे भी छोटे हैं, मतलब फील भी होते हैं चीप से। और पीछे देखो, वैसे मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, जैसे मैं इतने टाइम से i10 चला रहा था, डिफॉगर वाइपर की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जैसा कि आजकल इसको देखते हैं लोग, तो उस हिसाब से इसमें नहीं है कि डिफॉगर तक नहीं है, वाइपर तो बहुत दूर की बात है।
एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, वो भी अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा जैसे ना कैबिन में खुला खुला सा लगता है अगर वो होते हैं। और दूसरा जो इसकी जो पावर विंडोज़ की जो पीछे वाली प्लेसमेंट है वो सेंटर में दी हुई है, तो K10 में आ रही है क्योंकि उसमें बनता है कि वो गाड़ी थोड़ी सस्ती उसमें रेंज में आती है, तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है उसमें। इतनी कॉस्ट कटिंग क्योंकि पीछे अगर 3 बंदे बैठ गए ना तो साइड वाले ना उसको ऑपरेट नहीं कर पाते। अच्छा, इसका एक नुकसान ये भी है कि आप इसमें आर्मरेस्ट नहीं लगवा सकते। हाँ, यही तो मुझे और कोई नुकसान नहीं, यही सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आर्मरेस्ट नहीं, मैं अपनी i10 में 8.5 साल नहीं लगवा पाया क्योंकि उसके जो रिक्लाइनर जो उसके हैंडल थे वो बीच में थे। अब इसमें बटन दे दिए हैं तो इसमें फिर नहीं लगवा पाया। अच्छी चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे इसके टायर जो हैं 195 सेक्शन के टायर हैं इसके, चौड़े। मतलब आपको ना रोड ग्रिप इतनी अच्छी प्रोवाइड करते हैं ये। मैंने इसको 95 से ऊपर टर्न वगैरह पे एकदम शार्प टर्न्स भी लिए हैं, गाड़ी ने बिल्कुल भी स्टेबिलिटी लूज नहीं करी अपनी। और अंदर से बॉडी रोल वगैरह फील हुआ? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन भी अच्छे हैं और टायर चौड़े हैं। मतलब अगर सिर्फ चलाने के लिए गाड़ी ले रहे हो तो आपको लगभग ये जो पेट्रोल वाली पोलो थी ना उसकी याद दिला देगी। और ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम आई हो? ब्रेकिंग मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं है इसकी। अच्छी नहीं है? नहीं, बिल्कुल मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट बेकार तो नहीं बोलूंगा, हो सकता है उस हिसाब से ट्यून करी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक बाइट होती है ना वो नहीं है इसमें। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता। इस नज़र से भी देखता हूँ कि अगर इसमें फीचर्स बढ़ा देते वो लोग तो शायद ये कार अपनी पावर के हिसाब से इस रेट में नहीं आती। फिर प्राइस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 115 Nm का टॉर्क है, क्योंकि मुझे टॉर्क की गाड़ी चाहिए थी तो उस हिसाब से मतलब 115 Nm का टॉर्क मुझे इस सेगमेंट में है नहीं किसी गाड़ी में। सर एक और क्वेश्चन फिर माइंड में आता है कि जैसे कि आप पावर की बात कर रहे हैं तो इसमें टर्बो का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। हाँ, तो टर्बो की का तरफ ऑप्शन मिल आपने जाता है, पर वो जैसे ये 8 लाख की गाड़ी है वो 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी है टर्बो वाला ऑप्शन। उस रेट में वो वर्थ नहीं है, क्योंकि उस रेट में नेक्सॉन और XUV 9.5 से उस टाइम स्टार्ट हो रही थी, तो फिर वर्थ नहीं है ना। फिर वो तो आपके पास और ऑप्शन भी खुल जाते हैं। क्योंकि इससे पहले जो कार बुक करवा रखी थी मैंने, वो XUV 300 बुक करवा रखी थी डीजल में, वो मुझे 12 के आसपास 1197 की पड़ रही थी वो, उसमें 4 लाख का लोन हो रहा था, इसलिए मैंने ये गाड़ी मुझे लेनी पड़ी थी। अच्छा, नाइट में कभी ड्राइव किया है इस कार को आपने? हाँ, नाइट में एक और, मैं इसकी अगर नाइट की बात कर रहे हो आप तो मैं देखो इसके जो हेडलैम्प्स हैं मुझे ऐसा लगता था रिफ्लेक्टर्स हैं और हेलोजन है तो इतना अच्छा इनका थ्रो नहीं होगा लाइट्स का, पर रात में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पूरा मतलब रोड दिखा देते हैं, पूरी तरीके से सही कर रहे हैं ये। मतलब इसमें कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। कलर के बारे में पूछना चाहूँगा, ऑरेंज कलर है, जनरली लोग लेते नहीं है ऐसे कलर्स जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं भी नहीं ले रहा था, मतलब ये कलर ऐसा है कि 50% लोगों को पसंद आएगा तो 50% लोग बोलेंगे क्या ले लिया। हाँ, ये तो लेकिन घर वालों की पसंद थी और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं अब जब इतना अलग जा रहा हूँ कंपनियों से, सिट्रॉन लेने जा रहा हूँ तो कलर भी ऐसे ही लूंगा। मतलब आपने तो कंपनी बिल्कुल डिफरेंट चूज कर ली है, ऊपर से कलर भी बिल्कुल और दूसरा घर वालों को पसंद था, उनको अच्छा लग रहा था, मैं ले लेते हैं। अच्छा, लोगों का रिएक्शन कैसा रहा है अब तक जब भी आप इसको लेकर निकलते हो? जैसे मैं भी आपके साथ जब आ रहा था तो मैंने भी देखा यार लोग अभी भी नोटिस कर रहे हैं इस गाड़ी को, तो अभी कैसा रिएक्शन आता है? यही चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि 8 लाख रुपए मेरे वसूल हो गए। जब मैं रोड पे लेके चलता हूँ तो लोग, अगर खड़ा होता हूँ तो लोग पूछते हैं भाई ये क्या चीज़ है, क्या ले लिया, ये कैसी है गाड़ी, मतलब लोगों को पसंद आती है। और ट्रैफिक वगैरह में होता हूँ, लोग मुड़ के देखते हैं क्या चीज़ लेके जा रहा है ये, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब जो अटेंशन जनरली फॉर्च्यूनर को नहीं मिल रही है वो आपको मिल जाती है। बिल्कुल मिल रही है भाई, ये तो मिल रही है। मतलब अब मैं सोचता हूँ कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मैं इस गाड़ी से खुश नहीं था कि मतलब मैंने पावर की वजह से गाड़ी ले ली थी, फिर बाद में सोचा कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि जो स्टीयरिंग फीडबैक हल्का सा मुझे, जैसे अगर मारुति से कंपेयर करूँ तो स्टीयरिंग फीडबैक मुझे अच्छा नहीं लगा था। फीडबैक, हाँ, मतलब मारुति की अगर मैं कंपेयर करूँ तो, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है, मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद मुझे इसलिए अजीब लग रहा था क्योंकि एक तो छोटा है और दूसरा डी कट है, थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा था, लेकिन अच्छा स्टीयरिंग है। और दूसरा जब 2 दिन बाद जब लोगों ने पूछना शुरू किया, जब मैं खड़ा होता हूँ लोग पूछने आते हैं भाई वो गाड़ी आपकी खड़ी है क्या, तो उस साल थोड़ी गाड़ी मतलब अच्छी लगी। तो सर सबसे पहले अपनी हाइट बताइए, कितनी हाइट है आपकी? मेरी 5'5". 5'5". तो आपके हिसाब से जो सीट है वो एडजस्ट करने के बाद तो अपना बिल्कुल प्रॉपर बाहर दिखता है? बोनट दिखता है इसमें, प्रॉपर रहता है, पूरा प्रॉपर बोनट दिखता है। और दूसरा ये गाड़ी जिस हिसाब से मैं कंपनी का अगर माइंड देखूं कि किस हिसाब से किस माइंडसेट से गाड़ी बनाई है, तो ये गाड़ी सिर्फ ड्राइवर ओरिएंटेड कार है ये, कि जैसे इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट दी है और एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, और इसमें अगर जो उसकी सबसे अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है वो 10 इंच की स्क्रीन है, पर स्क्रीन के हिसाब से देखोगे तो इसमें कैमरा नहीं है। तो इसी स्क्रीन के बारे में पूछना चाहूँगा, किस तरीके की है, टच वगैरह का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, अगर देखो बहुत ही सॉफ्टली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें यूज़ करने में। पर मुझे अगर पर्सनली देखूं तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, मुझे फिजिकल बटन्स जो होते हैं इसमें मुझे काफ़ी पसंद है। और दूसरा है ना, इसमें एक चीज़ की मुझे कमी लगती है, इसमें ना कोई वैसे वॉल्यूम और जैसे एक बटन होता है ना कि एकदम आप बंद कर दो म्यूज़िक को, वो ऐसा कोई बटन नहीं है इसमें। बटन दिया है लेकिन इसकी स्पीड कम है, फिर जैसे अगर आप अच्छे खासे वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहे हो, कोई अचानक से आपको गाड़ी रोक के किसी से बात करनी तो आप इसको दबाते रह जाओगे। आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो फिर आप इसको कैसे बंद करोगे? बिल्कुल, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा उसके अंदर। हाँ। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बताइए, इसका कैसा लगता है आपको? कुछ अधूरा नहीं लगता?
अधूरा तो आप अगर वैसे मेरे हिसाब से पूछोगे तो अगर बाइक्स वगैरह में आजकल टीवीएस अपाचे में देखोगे तो इससे बड़ी स्क्रीन आती है, इससे बड़ी स्क्रीन आती है। इसमें ये शायद ये सोच रहे होंगे आरपीएम मीटर की क्या ही ज़रूरत है, पर वो ज़रूरत है। ये देखना, इसमें सिर्फ इतने बेसिक से इसमें कुछ फीचर्स आते हैं, मतलब बहुत ही छोटा, और मतलब जितना आपको ज़रूरत है उतनी चीज़ें दी हैं इसमें। अच्छा, वो साइन की बात कर रहे थे, वो कहाँ पे है? वो ये वाला साइन, इसकी बात कर रहा था मैं। ये जो ये यहाँ साइन पे आ रहा है, चांद इन्होंने बनी कहा आ है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है, ये इसको आप अपडेट करके ये ठीक होगा। मेरा तो कर दोगे, लेकिन जो इंडिया में और स्टेट है उनका कैसे, स्टेट में जो और लोगों ने गाड़ियाँ लेंगे उनकी कैसे करोगे? जिनको बोलते हो कि एक बार डीलरशिप पे आना गाड़ी खरीदने के लिए। जिनको जैसा मुझे बोला था उनका बाकी कैसे? आपने गाड़ी की जो सीट, ड्राइवर सीट अपने हिसाब से सेट करी हुई है, एक बार पीछे आकर बताइए कि पीछे से कितना स्पेस रह जाता है। नहीं, स्पेस कैबिन में बहुत अच्छा स्पेस है। 6-6 फुट के बंदे बैठने के बाद भी काफ़ी स्पेस होता है इसमें। मेरी हाइट तो कम है तो सबसे एडजस्ट किया हुआ है मैंने, मतलब काफ़ी स्पेस है, क्योंकि बहुत स्पेस है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेस है ना, व्हील बेस है इसका, ये ब्रेजा से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कैबिन स्पेस में कोई कमी नहीं है। तो कभी 5 लोगों को पीछे बैठाया है, मतलब टोटल गाड़ी के अंदर? ये जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी गाड़ी की, तब 5 बंदों के साथ ही ली थी। तो कैसा रहा उनका फीडबैक? अरे हाँ, मतलब यही कि एक फैमिली को लेके गया था 5 बंदों को, तो उन्होंने एकदम जब मैं गाड़ियाँ देख रहा था तो एक दिन में 4-4 गाड़ियाँ देखता था मैं। तो उस हिसाब से फैमिली वाले भी कंपेयर करते थे कि ग्लैंजा में तुरंत बैठ के आए थे हम, इसमें बैठे कि उन्होंने बोला ये गाड़ी बेस्ट लग रही है, ये ले ले। और दूसरा, जब मुझे चलाने में भी अच्छी लगी, 5 बंदे बिठाने के बाद टेस्ट ड्राइव में तीसरे गियर पे 95 क्रॉस कर गई थी, तो मुझे लगा ये गाड़ी मेरे लिए ही है। वहाँ अभी तक रिग्रेट तो नहीं है इसको लेने का? बिल्कुल भी नहीं है। बूट स्पेस के बारे में बताइए, कुछ कमी लगती हो यहाँ पर? 315 इसमें जो बूट स्पेस है नंबर्स में, और मेरे लिए इनफ है, बहुत है। बस ये थोड़ा सा ये डीप ज़्यादा है, सामान वगैरह उठाने में थोड़ा सा किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, पर ठीक है, अच्छा है, काम चल जाता है। बस कैमरा जो है वो रियर में अपना मिसिंग रह जाता है, जरूरत पड़ती है उसकी? कैमरा मिसिंग है, जरूरत तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आजकल और गाड़ियां हैं ना, उस हिसाब से जरूरत लगती है हमें, जैसे हमने नॉर्मल उसमें आ रही है हमारे में नहीं है, तो उस हिसाब से बता दिया गाड़ी किस लिए अच्छी है और किस लिए खराब है। तो अगर किसी को रिकमेंड करना हो तो किस बायर के लिए आप रिकमेंड करना चाहोगे और किन बायर्स के लिए आप रिकमेंड नहीं करना चाहोगे इस कार को? मैं उन बायर्स को रिकमेंड करना चाहूँगा जो अपनी पुरानी गाड़ी में बहुत फीचर्स से बोर हो चुके हैं और अब वो एक पावरफुल इंजन वाली कार चाहते हैं। फीचर्स नहीं चाहिए उन्हें, मैं बार बार इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ, फीचर्स नहीं चाहिए। अगर उन बंदों को सिर्फ पावर चाहिए तो गाड़ी उनके लिए है। ऑफ रोड जा सकते हो इस गाड़ी से, 180 इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इसके ऊपर वाली सेगमेंट में XUV 300 में भी 180 आती है, उसके बराबर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो मतलब जिसको वही है, अगर समरी जो है कि जिनको पावर और कंफर्ट राइड चाहिए उनके लिए गाड़ी है, और जिनको ड्राइवर ओरिएंटेड कार है ये और बेसिकली। लंबा रखना हो उनको गाड़ी चाहिए, क्योंकि रीसेल वैल्यू नहीं होगी गाड़ी की इसकी अभी। हाँ बिल्कुल, अभी तो मार्केट में आई गई है। हाँ। और किन लोगों को रिकमेंड नहीं करोगे आप ये गाड़ी? जो लोग सिर्फ और सिर्फ, जैसे कुछ मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो पूछते हैं क्या ले लिया 8 लाख रुपए में, क्योंकि उनको नहीं दिखता अंदर के बहुत सारे फीचर्स नहीं है, शीशे अपने आप नहीं खुल रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि ये क्या ले लिया तूने, अब ये 8 लाख रुपए में साइड में फेंडर लाइट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों के लिए नहीं है गाड़ी। लेकिन एक बात है कि इसको सोचना चाहिए थोड़ा सा, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि यार देने चाहिए बेसिकली। अपना जो ORVM है वो एटलीस्ट एडजस्टेबल तो होना ही ये चाहिए। क्योंकि ना ये मुझे लगता है फीचर भी नहीं है, क्योंकि ना ये गाड़ी चौड़ी बहुत है। आप ना सुबह अगर गाड़ी साफ करने वाला भी आ रहा है ना, तो वो शीशा साफ करता है, हिला देता है, उसको कहा बाबा कब तक सेट करोगे, ट्रैफिक में चल रहे हो बाइक वाला मार जाएगा, कब तक खोलोगे उसे, वो फीचर का पार्ट नहीं है, ये बेसिक नेसेसरी हो जाती है जो कि गाड़ी में होनी चाहिए। अगर ना ये सिर्फ मुझे बीच वाला जो शीशा है वो डे नाइट वाला दे देते और जो साइड वाले मिरर्स हैं फोल्डेबल एडजस्टेबल दे देते, इस गाड़ी में मुझे कोई, फिर मैं बुराई करता ही नहीं इस गाड़ी की। तो फिर आपके हिसाब से ड्राइवर ओरिएंटेड बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल हो जाती है। हाँ। नंबरिंग करनी हो, अब आप जितना चला चुके हो, नंबरिंग 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे इस गाड़ी 10 में से मैं 8 दूंगा गाड़ी को। 8 नंबर, 2 नंबर कटे इसलिए, किस लिए? 8 नंबर मैंने इसके दिए हैं गाड़ी के लिए, क्योंकि फीचर्स मैं अवॉइड ही करता हूँ। जो गाड़ी मैंने ली थी उस हिसाब से परफेक्ट अपना परफॉर्म कर रही है। 2 नंबर मैंने काटे हैं जो मुझे थोड़ा सा सर्विस का डाउट हो रहा है, जो आजकल इशू हो रहा है। हाँ। बाकी मैं कहूँगा कि अगर आपकी सर्विस का जो अपना क्लियर हो जाए या फिर जो भी अपडेट रहे वो आप एक बार अपने चैनल पे अपने व्यूवर्स को जरूर से बताएं। हाँ, तो चैनल किस नाम से भैया अपना? तुषार वशिष्ठ के नाम से मेरा चैनल है, मैं उसमें सारी इस गाड़ी से रिलेटेड अपडेट करता हूँ और जल्दी ही मैं इसको लेके लद्दाख वगैरह जाने वाला हूँ। तो सारी कुछ अपडेट आपको उसमें मिलने वाली update कि करता पहाड़ों में जो है ये कार किस तरीके का रिस्पांस देती है। भैया ने अभी तक गाड़ी ग्राउंड में चलाई हुई है, दिल्ली NCR जैसी सिटी में चलाते हैं, तो पहाड़ों में किस तरीके का रिस्पांस आने वाला है, साथ ही इनका जो सर्विस का जो कि मेन अभी इशू रहा है, हाँ। तो सर्विस का कैसा रिजॉल्व है, वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए भैया का चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा, सारे अपडेट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।